One only is correct. A for Agra. We have seen all of this. You can read this slide yourself. Then the term seniorage. Seniorage is a term. What it is meaning? Meaning of this term is. Attempt yourself, please. So seniorage is basically the profit generated by the central bank on the account of money creation. Answer for this question is A for Agra. So it is the profit which central bank generate on the account of money creation is called as seniorage. We will see again in next question. So which of the following are part of seniorage? इनमें से कौन सा seniorage का part है? So RBI, what does RBI do? RBI gives loans to bank than on bank rate. So it is charging some interest from the bank. That interest is part of RBI profit, part of RBI income. So that is also a part of seniorage. We have seen that seniorage is profit generated by the central bank on the account of money creation. So first statement is that which of the following are part of seniorage? इनमें से कौन सा seniorage का part है? Interest income on reserve kept with RBI for money creation. This is part of seniorage. जो इंटरेस्ट इनकम है आरबीआई की रिजर्व पे, हमने अभी देखा है कि जो इंटरेस्ट इनकम है दैट इज अ पार्ट ऑफ सेन्यूरीज. देन इंटरेस्ट एक्रिंग फ्रॉम बैंक बैलेंसेस कैप्ट विद सेंट्रल बैंक एज इंटरेस्ट फ्री बैलेंसेस इन ऑर्डर टू मीट द रिजर्व रिक्वायरमेंट. यानी कि एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें आरबीआई के साथ रखा जाता है, तो उस पर कोई आरबीआई पैसा कमा रहा है तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सेन्यूरीज. इन्फ्लेशन टैक्स, ये क्या होता है? इन्फ्लेशन टैक्स क्या है? सो आरबीआई इश्यूज करेंसीज, इश्यूज नोट इश्यू करता है, तो मनी इश्यू करता है. तो मान लो इन्फ्लेशन आ गया, आरबीआई ने 100 रुपये का नोट इशू किया, ठीक, 100 रुपये. देन इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. परचेजिंग वैल्यू ऑफ दैट 100 रुपीज विल नाउ बी लेस, डिक्लाइन हो जाएगी. इन्फ्लेशन के कारण उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी 100 रुपीज की. सो अभी आरबीआई की जो क्या है लायबिलिटी है वो क्या है, इन्फ्लेशन के कारण कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑफ आरबीआई डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. उसके कारण जो आरबीआई को फायदा हो रहा है, जो लायबिलिटी डिक्रीज हुई और आरबीआई के कारण, उसके कारण जो फायदा हुआ आरबीआई को, तो वो क्या है? एज ए काइंड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स है. दैट इज पार्ट ऑफ आरबीआई प्रॉफिट. सो इट इज अगेन ए पार्ट ऑफ सेन्यूरीज. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी फॉर Delhi, all of the above. So seigniorage refers to the income from money creation. It is a way for government to generate the revenue without levying additional tax. Seigniorage is the profit that accrues to the central bank, which then may be transferred to the central government. Central government को ट्रांसफर करती है आरबीआई. Recently 99,000 crore rupees has been transferred. In the following way it is generated. Whenever the RBI is issuing the currency, RBI keeps the reserve. With that, RBI earns the interest income. So that increases the total amount of currency in circulation. Interest accruing from bank balances, those CRR SLR से जो RBI को फायदा हो रहा है, that are also part of RBI seigniorage. और इन्फ्लेशन टैक्स हम अभी देख चुके हैं. इन्फ्लेशन टैक्स विच इज मेजर्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेट इनटू मॉनेटरी बेस. इन्फ्लेशन टैक्स इज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी बेस
multiplied by inflation rate. So liability of RBI goes down, that profit RBI is earning, that is the inflation tax. So next question is 52. If a country has pegged fixed but adjustable exchange rate, then consider the following statement. So ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि एक कंट्री ने फॉलो कर रहा है पेग्ड एक्सचेंज रेट इंस्टीड ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट या फिर फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इस जगह वो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है या फिर डर्टी फ्लोट फॉलो कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सो इसमें क्या होता है, एक कंट्री क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया अपना एक्सचेंज रेट जब पहले था जो फॉलो करता था वो $1, पहले हम बोलते थे कि 70 रुपए के बराबर है, हमने फिक्स कर दिया $1 हमने फिक्स कर दिया कि 70 रुपए के बराबर है, वो डिपेंड नहीं करेगा डिमांड एंड सप्लाई पे। करंटली हम दूसरा फॉलो करते हैं, करंटली हम डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करते हैं। पहले वो हम फॉलो करते थे वो फिक्स एक्सचेंज रेट, पेग्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करते थे, उसके अंदर हम एक सर्टेन नंबर पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, रुपीज को इतना रुपीज के डॉलर के बराबर होगा, उसको पेग्ड बोल देंगे। देन फिर क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा, सो जो हमारा डॉलर था वो क्या हो जाएगा, $1 के लिए मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा, अभी 80 रुपये देना पड़ेगा। हाँ अभी देखते हैं, ठीक। तो इन्फ्लेशन का इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन क्या ये हमारा पेग्ड एक्सचेंज रेट से डिफर करेगा क्या, एक्सचेंज रेट इसको इन्फ्लेशन को इन्फ्लेक्ट करेगा, यस। इससे जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट लेस कंपिटिटिव हो जाएंगे। सो दिस इज करेक्ट, इन्फ्लेशन इन द कंट्री मे कॉज इट एक्सपोर्ट लेस कंपिटिटिव। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इफ ए कंट्री डिवेल्युएट्स इट्स करेंसी इन प्रपोर्शन टू इन्फ्लेशन, यदि ये हम डिवेल्युएट कर लें, करेंसी को डिवैल्यू कर दें, तो एक्सपोर्ट्स क्या है तब भी कंपिटिटिव रह सकते हैं, ये भी करेक्ट है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, आंसर फॉर दिस इज सी। सो हाउ इट इज हैपनिंग वी विल सी नाउ। तो पेग्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, ए कंट्री फिक्सेस इट्स एक्सचेंज रेट विद अनदर कंट्री करेंसी फॉर ए बास्केट ऑफ करेंसी विच इज रिक्वायर्ड, ठीक। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि पेग्ड एक्सचेंज रेट में $1 60 रुपए का है। अब मानो कि एक बर्गर की कीमत है, वो एक बर्गर का कॉस्ट इंडिया के अंदर कितना है, 30 रुपए है, और यूएस में एक बर्गर का कॉस्ट है वो कितना है, $1 है। सो इससे हमारा क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ा, यदि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, एक बर्गर का प्राइस कितना हो जाएगा, 35 रुपीज, जबकि इन्फ्लेशन का प्राइस है बर्गर का प्राइस 35 रुपीज हो गया, और यूएस का जो हमारा पेग्ड एक्सचेंज रेट के कारण था, जो डॉलर था वो कितना था, एक इसके बराबर 2 ही बर्गर खरीद पा रहे थे हम, तभी इसमें 2 बर्गर खरीद पा रहे थे, $1 को 60 रुपए के रखे थे, तब $1 में कितने बर्गर आ रहे थे, इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बर्गर ले रहे थे हम, 2 बर्गर्स। जब ये बढ़ गया तो ये मान लो इसको बढ़ के प्राइस 60 रुपए हो गया, ठीक है, 60 रुपए हो गया। तो अभी भी हमारा यूएस में कितना है, यूएस में तो $1 कितने का रहा, 30 रुपीज का ही रहा, $1 का ही रहा। इंडिया में वो महंगा हो गया, जब इंडिया में महंगा हो गया यूएस में उतना का रहा, तो कम कमोडिटी क्या है वो उतने के बराबर थोड़ी आएगी, फिर हम एक ही बर्गर खरीद पाएंगे $1 में, $1 में एक ही बर्गर खरीद पाए। जब हम $1 में एक ही बर्गर खरीद पाए, तो जो बाहर वाला कोई मतलब यूएस वांट टू इंपोर्ट बर्गर फ्रॉम इंडिया,
तो हमारा इंपोर्ट क्या है, हमारा एक्सपोर्ट, यूएस का इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट। सो यूएस के लिए इंपोर्ट के पहले क्या देना पड़ रहा था, कम कॉस्ट देनी पड़ रही थी, अभी उसको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है, जिसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि ये इन्फ्लेशन को साथ में एडजस्ट कर लें, हम $1 मान लेते हैं, $1.60 का था, तो अभी हम बोल दें इन्फ्लेशन बढ़ गया तो $1 हम बोल दें कि वो किसके बराबर है, 120 रुपये के बराबर है, तब वो कॉस्ट है, देन दैट कॉस्ट विल बी, उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। सो इफ ए कंट्री डिवैल्यूएज इट्स करेंसी इन प्रोपोर्शन टू इन्फ्लेशन देन द एक्सपोर्ट may remain competitive. So answer for this question is C. डिवैल्यूएशन क्या होता है, एप्रिशिएशन देखते हैं, एप्रिशिएशन एंड देन डेप्रिशिएशन होता है। एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी इज इंक्रीज होती है अपने आप, डेप्रिशिएशन है डिक्रीज हो जाएगी करेंसी की वैल्यू, यानी कि पहले एप्रिशिएशन में $1 का कितना था, 60 रुपये मिलते हैं, 60 रुपये के बराबर $1 था, तो एप्रिशिएशन में क्या हो जाएगा, $1 50 रुपये के बराबर हो जाएगा, और डेप्रिशिएशन में क्या हो जाएगा, $1 70 रुपये के बराबर हो जाएगा डेप्रिशिएशन में। अब जब ऑफिशियली हम एप्रिशिएशन कराते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफिशियली जब गवर्नमेंट करती है तो, और ये एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन होता है वो मार्केट फोर्सेस के कारण होता है, और डीवैल्यूएशन जब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कर दे तब उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। आगे देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज प्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि आरबीआई रेगुलेट द रूपी डॉलर रेट। आरबीआई रेगुलेट करती है क्या, अभी आरबीआई भी इसको रेगुलेट नहीं करती है, फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रेगुलेट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है आरबीआई जनरली इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट इनडायरेक्टली। यस, आरबीआई जनरली फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करती है, वो वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनडायरेक्टली बेचती है सेकेंडरी मार्केट में, तो उसके थ्रू इंटरवीन करती है। जब भी रुपये गिर रहा होता है या फिर बढ़ रहा होता है, यानी कि अप्रिशिएट होता है या डिप्रिशिएट होता है, तब आरबीआई इंटरवीन करती है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, ताकि फोन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बाहर न जाए। तो दिस इज करेक्ट, आरबीआई रेगुलेट द फॉरेक्स मार्केट। यस, आरबीआई रेगुलेट करती है फॉरेक्स मार्केट को। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। आंसर फॉर दिस इज सेकंड एंड थर्ड, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली इज आंसर है। सो आरबीआई है वो फॉरेक्स मार्केट को भी रेगुलेट करती है, मनी मार्केट को भी रेगुलेट करती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी रेगुलेट करती है, इन सबको रेगुलेट करती है, बाकी हम देख चुके हैं। 54th क्वेश्चन, आरबीआई इंटरवीन इन द फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट टू। क्यों इंटरवीन करती है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है टू कंटेन द वोलेटिलिटी इन द रूपी। यस, दिस इज करेक्ट, वोलेटिलिटी को चेक करने के लिए आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करती है। सेकंड कहता है टू सेट ए प्राइस बैंड फॉर रूपी इन टर्म ऑफ डॉलर, यानी कि पैक्ड एक्सचेंज रेट वाली बात कर रहे हैं ये, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो फर्स्ट इज ओनली करेक्ट, ए फॉर आगरा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55th क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज अबाउट परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। तो आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ टू कंट्रीज हैव सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन देयर पीपीपी एक्सचेंज रेट विल रिमेन सेम। सेकंड स्टेटमेंट इज द प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी सेम इन बोथ द कंट्रीज व्हेन कन्वर्टेड एट एक्सचेंज रेट। पीपीपी एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट कर देंगे तब उसका प्राइसेस सेम रहेगा, ये बताना है आपको। The statement first is if two countries have same rate of inflation their PPP exchange rate will remain same. This is correct. यदि दो कंट्रीज का PPP इन्फ्लेशन सेम है तो उनका PPP एक्सचेंज रेट भी सेम रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट इज द प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी सेम इन बोथ द कंट्रीज व्हेन कन्वर्टेड एट PPP एक्सचेंज रेट। तो ये क्या है, दोनों का प्राइसेस भी क्या है, सेम रहेगा। तो
आंसर इस सी है इसका। आगे देखते हैं कैसे। पीपीपी एक्सचेंज रेट, वी नीड टू कंपेयर द प्राइसेस ऑफ गुड्स और बास्केट में प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। तो हम देख चुके हैं ये कैसे हमने कंपेयर किया था। बर्गर वाला प्राइस है जो इंक्रीज हुआ था इन्फ्लेशन के साथ, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो इफ टू कंट्री हैव सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन देयर पीपीपी एक्सचेंज रेट विल रिमेन सेम। जो हमने कहा था कि $1 उसके बराबर है, $1 से हम बर्गर खरीदे थे, तो वो सारा क्वेश्चन है वो इन्फ्लेशन इस पीपीपी एक्सचेंज रेट से ही है। तो पीपीपी एक्सचेंज रेट क्या होता है कि हमें $1 से कितना प्रोडक्ट खरीद पाते हैं और ₹1 में कितना प्रोडक्ट खरीद पाते हैं, तो वो उसका बराबर आ जाता है। तब ये हमने देख लिया है, ठीक है। Then 56 क्वेश्चन, which of the following statement is are true in case of currency of two countries are at PPP exchange rate? परचेजिंग पावर पैरिटी पे है तो उसमें क्या सेम सही होगा? दो करेंसीज है वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे कब बोली जाएगी? बेसिक मीनिंग है यही, उनको तब बोली जाएगी जब, अटेम्प्ट कीजिए आप, जब पीपीपी एक्सचेंज रेट है इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बराबर हो जाएगा, तब हम उसको परचेजिंग पावर पैरिटी पे बोलेंगे दो कंट्रीज की करेंसीज को। जब पीपीपी एक्सचेंज रेट है वो बराबर हो जाए नॉमिनल एक्सचेंज रेट के, तब हम दो करेंसीज को क्या बोल देंगे? दे आर एट परचेजिंग पावर पैरिटी। फिफ्टी सेवंथ क्वेश्चन, तो इंक्रीज इन इंडिया ट्रेड डेफिसिट, यदि हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है देन इट मे लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो ये क्या है? इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट इज इंक्रीजिंग, यानी कि मतलब हमारा इंपोर्ट क्या है? इंक्रीज हो रहा है और एक्सपोर्ट क्या है? डिक्रीज हो रहे हैं, तभी तो ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होगा। तो अटेम्प्ट कीजिए आप, ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज करने से क्या हो सकता है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इंक्रीज होगी क्या? डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी हो सकता है या नहीं? अप्रिशिएशन ऑफ रुपी हो सकता है, या फिर जीडीपी बढ़ सकती है या नहीं? अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। सो हमने क्या देखा? इंपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंपोर्ट्स की क्या है? कोई हमारी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? वो क्या लाता है? डॉलर। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड फॉर डॉलर, इंपोर्ट बढ़ रही है तो मतलब डिमांड फॉर डॉलर इज इंक्रीजिंग। तो हम बाहर से क्या है तभी मंगवा पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा? डॉलर होगा। जब डॉलर होगा तो उसकी डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? रुपी एप्रिशिएट करेगा क्या डेप्रिशिएट करेगा? डॉलर की डिमांड इंक्रीज हुई है तो रुपी क्या होगा? डेप्रिशिएट करेगा। डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी विल टेक प्लेस। तो डॉलर स्ट्रेंथ होगा, यानी कि एप्रिशिएशन ऑफ डॉलर विल रिजल्ट इन डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी। तो when the trade balance increases, the imports are increasing in the country as compared to export. Increase in the imports causes a increase in demand of dollar, which result in the decline in the value of Indian currency. Increase in trade deficit result in money going out. तो हम ज्यादा रुपए हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या है? मनी बाहर जाता है, अंदर थोड़ी आता है इकोनॉमी में। तो ये डी फॉर जीडीपी थोड़ी इंक्रीज होगी उसने। फिफ्टी एट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड टू डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन करेंसी? डेप्रिशिएशन क्यों होगा? अब आप बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो है उसके कारण डेप्रिशिएट हो सकता है? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो उसके कारण इंक्रीज हो सकता है? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट के कारण क्या है? डेप्रिशिएशन हो सकता है क्या? अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। तो फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर आया तो वो क्या आएगा? डॉलर लेके आएगा। इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंडिया के अंदर, यानी कि डॉलर लेके आएगा तो वो डॉलर से क्या है? रुपी कन्वर्ट कराएगा।
फिर रुपी कन्वर्ट करा के इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो डिमांड फॉर इंडियन रुपी क्या है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो रुपी की डिमांड क्या है, इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज हुई तो ये क्या करेगा, एप्रिशिएट करेगा रुपी, डेप्रिशिएट थोड़ी करेगा, एप्रिशिएट करेगा। तो ये तो गलत हो गया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो इंक्रीज होता है, तब क्या है, रुपी एप्रिशिएट करेगा। सेकेंड है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दें हम, तब क्या है, यदि हम इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज कर दिया तो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। फिर क्या है, वो अगेन डॉलर चाहिए होगा, रुपी में कन्वर्ट कराएंगे तो रुपी की डिमांड क्या है, अगेन इंक्रीज होगी। तो क्या है, सेम चीज वो इसके लिए लगेगी। तो ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हम इंक्रीज कर दें तो क्या है, एक्सपोर्ट खरीदने के लिए क्या चाहिए, अगेन रुपी चाहिए। रुपी की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब रुपी की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एप्रिशिएट करेगी करेंसी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट हुआ तो ये एप्रिशिएट करेगी। यहाँ पे कोई इंडिया से प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, जैसे यूएस है, इंडिया से प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, तो वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, इंडिया को ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या है, रुपी की डिमांड बढ़ेगी। रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, रुपी एप्रिशिएट करेगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी फॉर दिल्ली। सारों के केस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, तब क्या है, रुपी एप्रिशिएट करेगा। बाकी केस में ये डेप्रिशिएट करेगा। ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो आप। देन अगेन 59th क्वेश्चन, इफ एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर कैन बी बेस्ट मेजर थ्रू। एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस है दो कंट्रीज के बीच में, तो हम इसको कैसे बेस्ट मेजर करेंगे। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, या फिर रियल एक्सचेंज रेट, या फिर नीर, या फिर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ट्रेडिंग पार्टनर्स दो कंट्रीज के बीच में नहीं है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो दो कंट्रीज के बीच में होता तो ये क्या हो जाता, रियल एक्सचेंज रेट आंसर था इसका। नॉमिनल क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनल होता है वो क्या होता है, इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड नहीं होता है। नॉमिनल इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जबकि रियल एक्सचेंज रेट होगा वो क्या होगा, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड होगा। और इफेक्टिव का क्या मतलब है कि वो दो से ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर के साथ होगा तब इफेक्टिव होगा। यदि यूएस और इंडिया के बीच में होता तब हम दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट रेट, दोनों के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता तो हम इसको बोलते रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट। अब यदि यूएस, इंडिया, फिर जापान ले लो, चाइना ले लो, इन सारों के साथ करना है तो क्या चाहिए हमें, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट चाहिए। आंसर फॉर दिस इज डी फॉर दिल्ली। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो बास्केट ऑफ करेंसी के अगेंस्ट में उसको बनाया जाता है, और रियल एक्सचेंज रेट है वो केवल दो कंट्रीज के बीच में होता है। नॉमिनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इज मेजर्ड थ्रू रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफ 60th क्वेश्चन कहता है, इफ रुपी इज एप्रिशिएटिंग, यानी कि रुपी ऊपर जा रहा है इन रियल टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, देन क्या होगा ये बताइए। इंडिया रुपी एप्रिशिएट कर रहा है, रुपी एप्रिशिएट कर रहा है इन रियल टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, देन क्या होगा। तो क्या होगा, अभी हम क्या देखे थे, कोई भी कंट्री हम इंडिया के एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट पे देखोगे तो इंडियन एक्सपोर्ट विल बी मोर कंपिटिटिव, इंडियन एक्सपोर्ट विल बी में क्या है, इंडियन एक्सपोर्ट विल बिकम लेस कंपिटिटिव, इंडियन ट्रेड विल बिकम मोर और लेस कंपिटिटिव डिपेंडिंग अपॉन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। वी कांट से अबाउट ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। सो दीज आर द ऑप्शन। सो रुपी क्या है, एप्रिशिएट कर रहा है, रुपी एप्रिशिएट कर रहा है तो हम क्या देख रहे थे, कोई बंदा पहले से यूएस वाले मान लेते हैं कि वो इंडिया से टेक्सटाइल मंगवा रहे थे, पेन मंगवा रहे थे, तो पहले वो उसको क्या पड़ रहा था, 5 रुपए का पड़ रहा था। अब रुपी एप्रिशिएट कर गया तो उसको कितना पड़ेगा, 10 रुपए का पड़ेगा, तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो क्या भैया, वो उसकी क्यों मंगवाएगा, एक पेन के पहले 5 रुपए देने पड़ रहे थे, एप्रिशिएट करने के कारण उसको 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वो क्यों हमसे इंपोर्ट करेगा। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो लेस कंपिटिटिव होगा।
Answer for this is B for Bombay. Indian export will become less competitive. This you can read. 61st question. Consider the following statement. If rupee is depreciating, यदि रुपये depreciate हो रहा है, then it leads to increase in the cost of import in dollar. If rupee is depreciating, then it leads to increase in cost of import in dollar. In dollar बोला है. Again दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? If rupee is depreciating, then it leads to earning more dollar per unit of export. पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट कितना अर्न करें? देखो, इफ इंडी 1 रुपी कर रहे थे, देखो हम इसको देखते कैसे. इफ रुपीज इट लीड्स टू इंक्रीज इन दिस. एक पेन मान लेते हैं, ठीक है, एक पेन लेते हैं, तो इसका प्राइस मान लेते हैं कितना हो जाएगा. इंडिया के अंदर इसका प्राइस था 5 रुपये, ठीक है. यूएस के अंदर इसका प्राइस था $1. यदि रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो ये मान लेते हैं पेन के लिए क्या है, ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी. इन डॉलर तो उतना ही रहेगा. यदि पहले मेरे को इंपोर्ट कराने के लिए $1 देना पड़ रहा था, तो अभी भी कितना देना पड़ेगा? $1 ही देना पड़ेगा. यदि रुपये 70 रुपये मान लेते हैं, पहले 50 रुपये के बराबर था $1 के, अभी डेप्रिशिएट हो गया तो 70 रुपये किसके बराबर हो गया? $1 का. मेरे को इंपोर्ट करवाना है क्या, मान लेते हैं पेन इंपोर्ट करवाना है, तो पहले मैं $1 दे रहा था, $1 का $1 में इंपोर्ट करवा रहा था. अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी भी क्या है, पेन का कॉस्ट तो क्या है, $1 ही है. तो रुपये में क्या है, वो इंक्रीज हुआ है, डॉलर में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. तो 1 रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इन डॉलर. नहीं, रुपये में इंक्रीज होगा. यहां पर रुपये होता तभी ऐसे ही होता, तो डॉलर में तो उतना ही कॉस्ट है, ये गलत हो जाएगा. इफ रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, देन इट लीड्स टू अर्निंग मोर डॉलर पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट. तो यदि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो सेम लॉजिक लगाएंगे तो डॉलर तो उतने ही मिलेगा. तो ये क्या है, ये भी गलत हो जाएगा. तो आंसर इसका डी फॉर दिल्ली है. ये पढ़ सकते हो आप. 62. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन हैपनिंग एट इंटरनेशनल लेवल फॉर ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लो. तो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि देयर इज इंटरनेशनल अथॉरिटी विद पावर टू फोर्स द यूज ऑफ पर्टिकुलर करेंसी. तो ये कहती है कि कोई ऐसा इंटरनेशनल अथॉरिटी है जो बोले कि दो कंट्रीज के ट्रेड के बीच में आपको डॉलर ही यूज करना है. तो ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है जो पर्टिकुलर करेंसी को फोर्स करा सके. ये गलत स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है देयर इज अ बास्केट ऑफ करेंसी विच कैन ओनली बी यूज टू सेटल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. अरे भैया, हम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेटल करने के लिए. ये भी गलत है. दो कंट्री जब चाहे उस करेंसी में सेटल कर सकते हैं. थर्ड स्टेटमेंट कहता है करेंसी विच रिमेन स्टेबल परचेजिंग पावर आर जनरली एक्सेप्टेड. तो करेंसीज विच मेंटेन ए स्टेबल परचेजिंग पावर आर जनरली एक्सेप्टेड. तो स्टेबल करेंसी होती है उनको हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं. डॉलर इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है. तो ये करेक्ट है. तो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी आर जनरली एक्सेप्टेड, ये भी सही बात है. फ्रीली कन्वर्टेबल यानी कि एक तो ऐसी करेंसी हो जिसको कोई ले ही ना, जैसे कि ईरान की करेंसी है, अफगानिस्तान की करेंसी है, उसको कोई ले ही ना, लेता ही नहीं है उसको, तो हम उसको उसमें ट्रेड करके क्या करेंगे. उसका आंसर क्या हो जाएगा फिर 3 and 4. 3 and 4 इज सी फॉर कलकत्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ सकते हो आप, पॉज करो पढ़ो. अगला क्वेश्चन है रिसेंटली आरबीआई अलाउड द रिटेल इन्वेस्टर टू डायरेक्टली असेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट. तो पहले रिटेल इन्वेस्टर को अलाउ नहीं किया जाता था गवर्नमेंट के सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्टली. तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है वो रिटेल डायरेक्ट स्कीम से रिलेटेड है. तो पहला स्टेटमेंट कहता है रिटेल इन्वेस्टर विल बी अलाउड इन बोथ
प्राइमरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट मार्केट्स। तो रिटेल इन्वेस्टर अभी अलाउ कर दिया गया है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो मार्केट्स होती हैं उन दोनों में वो अलाउ कर दिया गया है। दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट इन बिडिंग और ऑक्शन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। इंडिविजुअल अभी भी नहीं मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं मार्केट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट इशू करती है सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट पहले देती है सिक्योरिटी, इशू करेगी तो वो जाती है प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट, वहाँ पे प्राइमरी मार्केट में कौन पार्टिसिपेट करता है? बैंक पार्टिसिपेट करते हैं या फिर एनबीएफसीज भी पार्टिसिपेट कर सकती है। इसमें बैंक बहुत सारे होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक, सारे वो पार्टिसिपेट करते हैं। वो डिस्कवर करते हैं, एक प्राइस देते हैं कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो इतने प्राइस के बराबर है, तो वो प्राइस डिस्कवर करते हैं और वही प्राइस अभी प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर ऑफर किया जाएगा। ये प्राइस है वो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर इसको ऑफर किया जाएगा। ऑक्शनिंग में, बिडिंग और ऑक्शनिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये प्राइस से इसको खरीद पाएंगे। फिर इसके बाद में सिक्योरिटी को वो क्या है, सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाता है। तो थर्ड इज इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट को हेल्प करेगी कम करने में। सही बात है ये, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। क्या है, गवर्नमेंट क्या है, मार्केट से बोरो करती है, तो जितने ज्यादा बोरोवर होंगे गवर्नमेंट क्या है, सिक्योरिटी इशू करेगी। तो जितने ज्यादा क्या है उसको खरीदने वाले होंगे उतना उसके लिए क्या होगा, उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, कम इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट को बोरो कर सकती है। तो इससे गवर्नमेंट की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो डिक्लाइन होगी। दिस इज करेक्ट। जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे उतने ज्यादा करेक्ट होगी। तो इसका आंसर है सी फॉर कलकत्ता, 1 and 3 ओनली। तो ये देख लिए हैं। तो अर्लियर इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर्स वर नॉट अलाउड टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट, ऑल्दो सेकेंडरी मार्केट में अलाउड किए गए थे। ठीक है, तो 2021 के अंदर गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जहां पे इंडिविजुअल अनाउंस कर दिए गए थे वो गिल्ट अकाउंट खोलेंगे आरबीआई के पास अंडर द स्कीम रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो वो प्राइमरी मार्केट से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे वो इन्वेस्ट डायरेक्टली नहीं, वो खरीद पाएंगे। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट वांट टू इशू द प्राइमरी मार्केट में इशू करती है, तब उसमें बैंक, एनबीएफसीज और डीलर पार्टिसिपेट करके एक बिडिंग ऑक्शन बिडिंग करते हैं आपस में। फिर वो एक इंटरेस्ट रेट डिस्कवर करते हैं। दैट डिस्कवर्ड इंटरेस्ट रेट क्या है, उसी पे वो खरीद पाते हैं। जितने ज़्यादा उस पर खरीदने वाले होंगे तब उसको क्या चाहिए होगा, ज़्यादा प्राइस कम होगा गवर्नमेंट के लिए। ये सब देख लिए। ठीक है, इवन नाउ इंडिविजुअल आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द बिडिंग ऑक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन प्राइवेट मार्केट। तो इसमें क्या है, बैंक और एनबीएफसी पार्टिसिपेट करके वो डिस्कवर करेंगे और इंडिविजुअल जो अप्लाई करेगा प्राइमरी मार्केट में उसको क्या है, वो सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो आरबीआई मैनेज करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को थ्रू ई कुबेर प्लेटफॉर्म। ई कुबेर से मैनेज करता है। ई कुबेर क्या है, आरबीआई का एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इश्यूड थ्रू ऑक्शन कंडक्टेड ऑन ई कुबेर विच इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। दिस इज करेक्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो ई कुबेर पे इशू करती है, हमने अभी देखा है। सेकेंड है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ये भी क्या है, एक पोर्टल है ई कुबेर जैसा, जहां पे सेकेंडरी जो सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, उनको बेचा जाता है। तो दिस इज अगेन करेक्ट। ये एक पोर्टल है ई कुबेर जैसा ही, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। तो आंसर फॉर दिस इज सी फॉर कलकत्ता। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर उससे बेची जाती है ई कुबेर से। ई कुबेर क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, प्लेटफॉर्म वेयर द प्राइमरी ट्रांजेक्शन हैपेंस। सो सेकेंडरी मार्केट के लिए नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग एक प्लेटफॉर्म है। तो स्टॉक एक्सचेंज भी क्या है, एक सेकेंडरी मार्केट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स रिगार्डिंग है
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो कई प्रकार की होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत सारे प्रकार की होती है। तो कौन कौन से प्रकार की होती है, पहले आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मैं बताता हूं फिर। सो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है इट कैन बी यूज्ड एज अंडर एसएलआर बाय बैंक्स। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है वो एक तरह की गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है आरबीआई के थ्रू। तो क्या इसको यूज किया जा सकता है अंडर एसएलआर बाय बैंक्स, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज की जाती है, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, तो इसको यूज किया जाता है एसएलआर की तरह। दिस इज करेक्ट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो क्या है, एक ट्रेडेबल, उनको ट्रेड किया जाता है। हमने अभी देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में उनको ट्रेड किया जाता है थ्रू इकोबेर एंड दूसरा सिस्टम था, देखा था। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो ये एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये क्या है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज अगेन करेक्ट। आरबीआई मैनेजेस द पब्लिक डेब्ट ऑफ स्टेट, ये भी क्या है, करेक्ट है। आरबीआई मैनेज करता है पब्लिक डेब्ट ऑफ स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम, एक्सेप्ट सिक्किम। तो सिक्किम का कौन करता है, एसबीआई, सिक्किम का एसबीआई करता है, बाकी इनका आरबीआई करता है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हियर। आगे देखते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने देखा था क्या क्या है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेने के लिए मार्केट से इशू करती है। तो ये चार तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ट्रेजरी बिल, केस मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटी एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन कौन इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। केस मैनेजमेंट बिल ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। डेटेड सिक्योरिटी है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों कर सकती है। स्टेट डेवलपमेंट लोन है वो स्टेट करती है, ठीक है। तो एसडीआर, स्टेट डेवलपमेंट लोन आर अलाउड टू बी कैप्ट एज एसएलआर बाय द बैंक्स, अलाउ कर दिए गए हैं, ठीक है, अलाउ किए हैं। और एसएलआर क्या, दीज आर फॉर मोर देन 1 ईयर की इनकी ड्यूरेशन होती है, मेच्योरिटी पीरियड। तो आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934 मैनेजेस द पब्लिक डेब्ट ऑफ स्टेट, ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये सबको पता है। ट्रेजरी बिल 1 ईयर से कम का जो होता है सिक्योरिटी होती है, उनको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। 91 डेज, 364 डेज। केस मैनेजमेंट बिल होता है वो गवर्नमेंट का, आगे देखते हैं चलो इसको, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग ट्रू रिगार्डिंग द केस मैनेजमेंट बिल। तो केस मैनेजमेंट बिल है वो रिगार्डिंग इसकी क्या स्टेटमेंट सर सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज करेक्ट। हमने अभी देखा था कि ये ओनली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है केस मैनेजमेंट बिल को, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। तो इट इज यूज टू फंड फिजिकल डेफिसिट, नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस नहीं किया जाता है। दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट। सो केस मैनेजमेंट बिल होता है दैट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी मिसमैच इन द केस फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज करेक्ट। तो केस मैनेजमेंट बिल है, यानी कि नाम से पता चलता है गवर्नमेंट का जो केस है उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाएगी। जो गवर्नमेंट का रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर यदि किसी प्रकार का टेम्परेरी मिसमैच आ रहा है केस में, तो उसके लिए केस मैनेजमेंट बिल का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, डी फॉर दिल्ली। सो 2010 के अंदर आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर केस मैनेजमेंट बिल की फैसिलिटी को बनाया था, ठीक है। केस मैनेजमेंट बिल लेके आई थी। तो ये एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, इसको लेस देन 91 डेज के लिए इशू किया जाता है केस मैनेजमेंट बिल को। ये लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दे आर ट्रेडेड इन ओपन मार्केट, मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं इनको। तो इनका यूज है, हमने पहले ही देख लिया कि टेम्परेरी मिसमैच होते हैं गवर्नमेंट के केस फ्लो में, उसको लिए इसको लाया गया था। उसके बाद ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या है, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 ईयर से कम होता है। ट्रेजरी बिल इज लेस देन 1 ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। तो ट्रेजरी बिल है जनरली वो क्या है, कूपन पे इशू की जाती हैं। तो यानी कि कोई भी, तो इन पे क्या है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ट्रेजरी बिल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, इनको एक डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। जैसे कि 100 रुपये का कोई ट्रेजरी बिल है, 100 रुपये का है, तो उसको क्या है 80 रुपये में
बेचा जाएगा। इसका जो बीच का गैप है 20 रुपये, 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है वो 20-80 पे बेचा जाएगा, यानी कि डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है 20 रुपये का। तो जो है उसको लेने वाले को, खरीदार को, लेने वाले को क्या है, जब बेचेगा तो वो फायदा क्या होगा, 20 रुपये का फायदा होगा। बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उन पे क्या है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ट्रेजरी बिल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उनको डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है। ट्रेजरी बिल को मनी मार्केट में भी क्या है, ट्रेड किया जाता है। डेटेड सिक्योरिटी क्या होती है, जो गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटी होती है जिनका टेन्योर क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। और डेटेड सिक्योरिटी का टेन्योर कितना तक जा सकता है, 40 ईयर तक जा सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40 ईयर डेटेड सिक्योरिटी का। ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर। कैश मैनेजमेंट बिल 91 दिन से कम, 91 डेज से कम। एनपीए कितना होता है, 90 दिन के बाद हम एनपीए क्लासिफाई कर देते हैं बैंक में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एसएलआर। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसएलआर मेंटेन्ड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो फर्स्ट कहता है इट इज मेंटेन्ड एज पर द आरबीआई एक्ट 1934। तो दिस इज रॉन्ग। एसएलआर को है वो मेंटेन किया जाता है आरबीआई एक्ट 1949 के अंदर। सीआरआर को आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर मेंटेन किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इट कैन बी मेंटेन्ड एज ए कैश बैलेंस विद आरबीआई। तो एसएलआर क्या होता है कि वो मनी, इतना सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी है वो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, अपने पास, या फिर वो क्या है, आरबीआई के पास रख सकता है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी, उसको अपने पास में रखना पड़ता है ताकि किसी प्रकार की परेशानी आए बाद में तो उसको यूज किया जा सके। तो इट कैन बी मेंटेन्ड विद कैश बैलेंस विद आरबीआई के साथ मेंटेन किया जा सकता है। दिस इज करेक्ट। यदि बैंक चाहे तो उस आरबीआई के साथ मेंटेन कर सकता है। सीआरआर को कैश बैलेंस में ही मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास में, जबकि एसएलआर को अपने पास भी रख सकता है प्लस उसके साथ भी रख सकता है। और इसके अंदर जो एसएलआर के अंदर है, जो हमने अभी चारों सिक्योरिटी देखी गवर्नमेंट की, कैश मैनेजमेंट बिल देखे जो कि टेम्परेरी केस में चिंग के लिए यूज किए जाते हैं, देन ट्रेजरी बिल देखे, डेटेड सिक्योरिटी देखी, एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन देखे। ये चारों क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं, वो सभी एसएलआर की तरह यूज किए जाते हैं। यस, दिस इज करेक्ट। तो आंसर फॉर दिस इज 2 and 3। फर्स्ट इज रॉन्ग, 2 and 3, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। तो एसएलआर इज मेंटेन्ड एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सीआरआर इज अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक, ये है, बाकी सारी चीजें हम देख लिए। अगला क्वेश्चन है वो वेज एंड मीन एडवांसेस क्या है। तो वेज एंड मीन एडवांस होते हैं, उसके रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज अवेलेबल टू बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या ये उन दोनों के लिए अवेलेबल है? यस। वेज एंड मीन एडवांस क्या है? ये एक टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है, टेम्परेरी लोन की फैसिलिटी है जो आरबीआई और गवर्नमेंट है एग्री करके एक दूसरे को लिए, एक दूसरे से बात करके इस फैसिलिटी को बनाते हैं ताकि वो लोग जो टेम्परेरी मिसमैच होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में गवर्नमेंट के, उसको फिल किया जा सके। तो यहाँ से गवर्नमेंट का जो टेम्परेरी मिसमैच होता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का, उसको फिल करने के लिए यहाँ से इस वेज एंड मीन एडवांस के थ्रू लोन लेती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो ये क्या हो गया, इट इज यूज फॉर टेम्पररी मिसमैच ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट को मीट करने के लिए यूज किया जाता है। गवर्नमेंट नीड टू पे इंटरेस्ट, तो इस पे रेपो रेट पे ये लोन दिया जाता है। ये लोन फैसिलिटी है तो लोन दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा रेपो रेट पे। तो ये फैसिलिटी है वो केवल है 90 दिन के लिए होती है। कितने दिन की होती है? एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, इतने बाद में उसको रिटर्न करना ही पड़ता है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी फॉर दिल्ली। तो आरबीआई है वो गिव्स टेम्परेरी लोन फैसिलिटी टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, वी ऑल नो दैट। देन इट प्रोवाइड टेम्परेरी लोन फैसिलिटी होती है वेज एंड मीन एडवांसेस। तो टेम्परेरी मिसमैच को रिसिप्ट एंड पेमेंट वाले हैं, उसके लिए है वेज एंड मीन एडवांसेस है। जबकि कैश मैनेजमेंट बिल था वो क्या है, एक सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की जो ट्रेड की जा सकती है। ये क्या है, एक लोन फैसिलिटी है जिसको ट्रेड नहीं किया जा सकता।
तो ये जो वेज एडवांस की फैसिलिटी है वो लोन को वापस देना पड़ेगा। तो इस पे इंटरेस्ट रेट जो लगता है वो हम देख चुके हैं, रेपो रेट पे लगता है, तो ये आप पढ़ सकते हो अपने आप से। देन अगला है वेज एंड मीन एडवांसेस के रिगार्डिंग अगेन फिर स्टेटमेंट आया है, इट इज यूज टू फंड दी गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट। तो ये फैसिलिटी लोन फैसिलिटी है, तो हमने किस लिए देखा, टेम्पररी रिसिप्ट और उसके मिसमैच के लिए है, तो ये तो गलत है, इसके लिए थोड़ी यूज करेंगे फिजिकल डेफिसिट के लिए। ये ट्रेडेबल है क्या, ये एक लोन फैसिलिटी है, तो लोन फैसिलिटी कैसे ट्रेडेबल हो सकती है, ये भी क्या है, गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो आंसर फॉर दिस इज डी फॉर दिल्ली। देखते हैं। सो बेसिकली वेज एंड, तो हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया, वेज एंड मीन एंड एडवांसेस एंड कैश मैनेजमेंट बिल के बीच में। दोनों का फिजिकल डेफिसिट को फिल करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो अलग अलग हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है सारा। बाकी कैश मैनेजमेंट बिल है वो क्या है, बॉन्ड्स हैं जो कि ट्रेड किया जा सकते हैं मनी मार्केट में। डब्ल्यू एन मीन क्या है, वो एक लोन फैसिलिटी है, वो ट्रेडेबल नहीं होगी। देन अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। आप पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट कहता है, तो अभी न्यूज में चल रहा है, एक ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है जिसमें हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको इंक्लूड किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो एक ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकें, बेच सकें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, ताकि गवर्नमेंट को और लोन मिल सके, उसलिए फैसिलिटी को लाया गया था। क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो कम है, और फॉरेन में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम पैसे पे भी, कम ब्याज पे भी आपको लोन मिल जाता है, तो उसके लिए लाया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इंटरेस्ट इन्वेस्टर, इसमें क्या है, इस फैसिलिटी ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स से पहले क्या है, जो इन्वेस्टर होते थे उनको रजिस्टर करना पड़ता था रेगुलेटर के पास में, सेबी के साथ। सेबी रेगुलेट करती है ना स्टॉक मार्केट को, तो उसको इसके साथ रजिस्टर करना पड़ता था। अभी इस फैसिलिटी में हम ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में इंक्लूड हो जाएंगे, तब ये इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये गलत हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रायर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बॉन्ड विल बी नॉमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड देयर विल बी एक्सचेंज रेट रिस्क ऑन द गवर्नमेंट। तो ये सही बात है, तो गवर्नमेंट इशू करेगी बॉन्ड, वो क्या हो जाएंगे, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट हो जाएंगे। तो फॉरेन करेंसी का अपना रिस्क होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे तब, तो उसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट विल लीड टू रिडक्शन इन द यील्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इससे डोमेस्टिक मार्केट में यील्ड है वो कम हो जाएगी, ये भी सही बात है। सो आंसर फॉर दिस इज सी फॉर कैलकाटा, 2 and 3 आर करेक्ट। अब आगे देखते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल वेरी सून ज्वाइन द ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स को ज्वाइन कर लेगी। इट इंक्लूड्स द बॉन्ड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इसमें बॉन्ड होते हैं लाइक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट, सबके बॉन्ड इसमें इंक्लूड होते हैं। तो वंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड और सिक्योरिटी आर इंक्लूडेड इन दिस के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एबल टू असेस द फॉरेन कैपिटल इजीली। ये हम देख चुके हैं। इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन मार्केट में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो राइट नाउ दी फॉरेन इन्वेस्टर, उनको रजिस्टर करने की जरूरत थी, अभी उसके बाद में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी देख लिया। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम होगा, ये पहली बार होगा कि गवर्नमेंट है वो फॉरेन मार्केट में अपना इशू, जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करेगी वो क्या होगा, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा। तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होगा वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा पहली बार। तो अभी तक जो क्या है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती आई है वो क्या है, हम डोमेस्टिक करेंसी में ही इशू करते थे, डोमेस्टिक करेंसी को आरबीआई कंट्रोल कर पाता था, इसलिए अभी इसमें क्या कर देंगे, फॉरेन करेंसी में इशू कर देंगे, तो बहुत सारी चैलेंजेस भी होंगे, वो आगे देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जो कंडीशन है वो वोलेटाइल्स होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा फेड कितना इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, तो सब कुछ वो सारी बातें इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो ये इंडिया के एक्सटर्नल डेब्ट का हिस्सा माना जाएगा। इससे हमारा क्या है, जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्सटर्नल डेब्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट कितना है, $600 बिलियन के, मोर देन $600 बिलियन एक्सटर्नल डेब्ट है, जिसका सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, कमर्शियल बोरिंग है। 20% ही गवर्नमेंट का जो बोरिंग है, अभी गवर्नमेंट का बोरिंग है, गवर्नमेंट पे जो डेब्ट है वो 20% ही है गवर्नमेंट का, बाकी प्राइवेट का है। यानी कि कमर्शियल जो कंपनीज है उनका जो डेब्ट है वो है
ज़्यादा, 40% के करीब। सो हमें लेसर इंटरेस्ट रेट पे क्या है, सो मोर इन्वेस्टर, ये देखो, मोर इन्वेस्टर बाय फॉरेनर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड विल लीड टू लेस इंटरेस्ट रेट इन इंडियन सिक्योरिटी। इंडियन सिक्योरिटी पे क्या होगा, लेस इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दिस विल ईज द प्रेशर ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एंड हेंस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट एंड यील्ड विल आल्सो कम डाउन। तो यील्ड क्या होता है वो हम सब आगे देखेंगे। अर्लियर इस पे सेलिंग थी, कितना परचेज कर पाते, तो वो सेलिंग अभी हटा दी गई है, कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो आरबीआई इन मार्च 2022 रिमूव द कैप फॉर अनराइज इन्वेस्टमेंट के लिए वो अलग कर दी गई है, अंडर फुली असेसिबल रूट से वो हटा दी गई है। तो ये जो है आरबीआई इसमें इन्वेस्ट कैसे करेगा, यूरो क्लियर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये बॉन्ड हम बेचेंगे, ठीक, यूरो क्लियर पे। अगला क्वेश्चन है 71st, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग दैन बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज, बॉन्ड होल्डर विल लूज, और थर्ड स्टेटमेंट इज यील्ड ऑन बॉन्ड विल डिक्रीज इंक्रीज। तो इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप बताइए इसमें बॉन्ड प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या बॉन्ड होल्डर विल लूज, या फिर यील्ड ऑन बॉन्ड विल इंक्रीज। अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। तो एक बॉन्ड होल्डर को क्या है, एक बॉन्ड होल्डर को, बॉन्ड क्या होता है, एक डेप्ट होता है, डेप्ट पेपर होता है, काइंड ऑफ डेप्ट पेपर, जिसमें उसको क्या मिलता है, एक बॉन्ड होल्डर 1000 रुपीज का डेप्ट पेपर खरीदता है, तो उसको क्या है, उस पर 100 रुपीज का खरीदता है, तो उसको एक इंटरेस्ट रेट मिलता है, मान ले 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसको पर एनम, वो इतना अपने पास रखेगा ये डेप्ट पेपर, तो उसको 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम इस पे मिलेगा। और जब वो उसका जो फाइनल मतलब 3 साल के लिए खरीदा है, तो इसको मेच्योरिटी पे क्या है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस मिल जाएगी। तो बॉन्ड पे क्या होता है, बॉन्ड पे एक इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये भी इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, इंटरेस्ट भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो बॉन्ड का प्राइस है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड का प्राइस क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। मार्केट में ड्यू टू इन्फ्लेशन बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज, और ये जो प्राइस डिक्रीज हो गया तो उसको हम दूसरे सेलर को बेचेगा। ये मान लो ए पर्सन था, तो ये सेलर बी को बेच देगा। तो ये अभी पहले 100 रुपए का था, तो अभी कितने का हो जाएगा, इन्फ्लेशन के कारण उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 90 रुपए के करीब पड़ेगी। इन्फ्लेशन के कारण इसकी जो है वो 90 रुपए की पड़ेगी। तो ये जो नया जो बी आएगा उसको, उसके लिए क्या है, इस बॉन्ड पे फायदा हो रहा है। तो बॉन्ड होल्डर्स जिसका था उसका तो नुकसान हो रहा था इन्फ्लेशन के कारण, बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हुआ, तो ये सही बात है, फर्स्ट इज करेक्ट, बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज, दिस इज अगेन करेक्ट, इन्फ्लेशन के कारण बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा। और यील्ड क्या है, इस पे जो नया इसने खरीदा है उसके लिए तो फायदा हो रहा है, इसको तो कम पे बॉन्ड मिल रहा है, तो यील्ड ऑन द बॉन्ड विल इंक्रीज, यील्ड है जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आंसर फॉर दिस इज डी फॉर दिल्ली। ये देखते हैं, ए बॉन्ड और डेप्ट पेपर इज ए होल्डर इज एक्सपेक्टेड टू गेट ए फिक्स इंटरेस्ट रेट रेगुलरली एंड प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, ठीक। यदि इन्फ्लेशन आ गया तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या है, ये डिक्रीज होगा, एंड बॉन्ड होल्डर्स को क्या होगा, नुकसान होगा। एंड द प्राइस ऑफ ए बॉन्ड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, द नेक्स्ट पर्सन उसको खरीदेगा बॉन्ड विल हैव टू पे लेस प्राइस एंड हेंस ही विल गेट मोर रिटर्न और यील्ड।
जो इंटरेस्ट रेट होता है ऑन द बॉन्ड रिमेन फिक्स्ड, इंटरेस्ट रेट तो फिक्स रहता है बट प्राइस फ्लक्चुएट इन द मार्केट। इंटरेस्ट रेट तो फिक्स रहेगी, यानी कि उसने 5% पे लिया तो 5 का रहेगा, जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, उसका 100 से 90 हो गया था, हमने देखा था। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज लो देन द रिटर्न ऑन द यील्ड विल बी हाई, दिस इज बिकॉज द पर्सन हु विल परचेज द बॉन्ड विल हैव टू पे लेस प्राइस फॉर द सेम बॉन्ड। ये हम सब देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द 72nd क्वेश्चन, प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या रेपो रेट पे डिपेंड करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस है वो रेपो रेट पे डिपेंड करेगा। यस, दिस इज करेक्ट, रेपो रेट इन्फ्लुएंस करेगा। यूएस फेडरल बैंक का जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो भी इसको गवर्नमेंट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। मार्केट में लिक्विडिटी भी इन्फ्लुएंस करती है। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। ऑल द फैक्टर्स, रेपो रेट, यूएस का जो गवर्नमेंट का है वो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, और लिक्विडिटी इन द मार्केट, ये सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या है, लिक्विडिटी मार्केट में रहेगी, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तभी तो उसको खरीद पाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाएंगे। जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा, लगाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब रेपो रेट लोगों के, उसी तरह से रेपो रेट क्या है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो लिक्विडिटी इन द मार्केट वो कंट्रोल करेगी। तो यूएस के कारण है, यूएस के कारण यदि यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो वहाँ के क्या है, यूएस में क्या है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा लोगों को, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ की सिक्योरिटी क्या है, कम दाम मिलेगा। तो ये सारे इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करेंगे। रेपो रेट एक्ट एज ए बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, एंड इसके कारण मार्केट रेट इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती हैं, तो इट विल इम्पैक्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइस। तो यूएस का इंक्रीज करेंगे तो फेडरल एफपीआई फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इसके कारण जो है इंडिया का जो बॉन्ड प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। यदि लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी रिजल्ट इन हायर बॉन्ड प्राइस। ये सब हम देख चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब है, इसका आंसर मैं बताऊं या आप पढ़ लो। इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, दिस इज करेक्ट। अभी हम इसको देखते हैं। अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेक्शन 626 में क्या क्या है, रूपी नोट्स आर लीगल टेंडर, यानी कि वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, दे आर फिएट करेंसी। इट मीन्स दैट द बैंक एंड द नोट्स एंड द कॉइन कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी पर्सन इन द कंट्री फॉर पेमेंट और डिस्चार्ज ऑफ द डेब्ट। यदि किसी पर्सन का हमें डेब्ट पे करना है तब वो उसके लिए हम डेब्ट को नोट्स और कॉइन्स में पे कर सकते हैं, किस उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। दिस इज करेक्ट। तो इसमें ये बताया गया है सेकंड वर्ड में कि ऑटो वाला, देखो ऑटो वाला है वो हमसे पहले में कि हमने राइड कर ली, राइड करने के बाद हमने राइड कर ली, ठीक है, एक जर्नी में राइड कर ली, ऑटो वाले को लेके गए कहीं पे, उसके बाद में हमें पैसे देने हैं, तब तो क्या है, वो हम डेब्टर हैं उसके, एज ए काइंड ऑफ डेब्टर। तो तब तो हम उसके लिए क्या है, वो कोई भी नोट्स या कॉइन्स दे सकते हैं उसको। यदि शुरुआत में ही हम बोले कि इतना पैसा ले लोगे, तब तो क्या है, उसने हमें, तब हम उसके डेब्टर थोड़ी हैं, क्रेडिटर थोड़ी है वो हमारे लिए, तब वो मना कर सकता है कि वो पैसे लेगा या नहीं। शुरुआत में मना कर सकता है, बाद में नहीं करेगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है करेंसी एंड कॉइन्स आर फिएट मनी, फिएट मनी, करेंसी एंड कॉइन आर द फिएट मनी, दिस इज करेक्ट। सो करेंसी डू नॉट, सेकंड स्टेटमेंट कहता है करेंसी डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू बट कॉइन्स हैव, कॉइन्स की भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड कहता है करेंसी एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर, तो करेंसी एंड कॉइन दोनों लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉ ऑफ लैंड के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किए गए हैं, दे आर द लीगल टेंडर।
करेंसी नोट्स आर गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेंसी नोट्स हैं वो गारंटी किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी पे ही इशू किए जाते हैं। दिस इज अगेन करेक्ट। आंसर फॉर दिस इज 134। आगे देखते हैं, ठीक है। तो करेंसी एंड कॉइन्स हैं आर फियाट मनी होते हैं बिकॉज दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्डर और फियाट ऑर्डर, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। करेंसी एंड कॉइन्स लीगल टेंडर होते हैं which can be recognized by the law of the land, which are recognized by law of land. As per RBI Act 1934, all the currency notes are guaranteed by central government के द्वारा गारंटीड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75th, all currency in circulation is liability of RBI. All currency in circulation is liability of RBI. This is wrong because 1 rupee नोट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, 1 रुपी का नोट है, और कॉइन्स वो क्या है, किसकी लायबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल द करेंसी इन सर्कुलेशन इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ये भी गलत है। ऑल करेंसी इन सर्कुलेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ओनली दैट करेंसी विच इज विद द पब्लिक के पास में है, दैट इज ए पार्ट, करेंसी विद पब्लिक इज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। सारी करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होती है? करेंसी इन सर्कुलेशन इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक प्लस करेंसी विद बैंक, बैंक के साथ इतनी करेंसी है, तो करेंसी इन सर्कुलेशन इज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या है? वो क्या है? करेंसी विद पब्लिक है, वही मनी सप्लाई है। बैंक वाली है वो मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं मानी जाती है। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? थर्ड इज सेइंग, क्या कर रहा है थर्ड, देखते हैं। नोट्स एंड कॉइन्स आर सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी ओनली थ्रू आरबीआई। यस, दिस इज करेक्ट। नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, आल्दो कॉइन्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, परंतु उनको सर्कुलेट इकोनॉमी में किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। दिस इज करेक्ट। तो थर्ड ओनली इज करेक्ट है, C4 कलकत्ता इसका आंसर है। सो हमने देखा करेंसी इन सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स होती हैं, जिनमें से ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स आर लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, बट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर प्रिंटेड और मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेंस दे आर लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Only that currency in circulation only which is part of public is a part of money supply, हम देख चुके हैं, ठीक है। Currency in circulation is equal to currency with the public plus currency with the bank, तो currency with the bank is not a part of money supply। Next question, who has the authority to issue currency notes in India? currency notes issue करने की authority किसकी है? आरबीआई की है या गवर्नमेंट की है? तो ये currency note सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है भैया, ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर सेक्शन 22 गिव पावर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। डिजाइन वगैरह सब वही सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है नोट्स का। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी सर्कुलेशन इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू मिंट कॉइन। दिस इज अगेन करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सोल राइट है कॉइन मिंट करने का। अंडर कॉइनेज एक्ट 1906 के अंदर ये कॉइन मिंट किए जाते हैं। कॉइन्स आर इश्यूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई इन टर्म ऑफ आरबीआई एक्ट। दिस इज करेक्ट है। हमने अभी देखा है कि सर्कुलेशन में लाने की पावर आरबीआई के पास है। थर्ड स्टेटमेंट इज कॉइन्स कैन बी इश्यूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 1000 रुपीज। तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन कॉइन का कितना हो सकता है? 1000 रुपये हो सकता है। 1000 रुपये का कॉइन इशू किया जा सकता है अंडर कॉइनेज एक्ट 1906, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। दिस इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू मिंट द कॉइन। द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज वेस्टिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ कॉइनेज एक्ट 1906। डिजाइनिंग एंड मिंटिंग ऑफ द कॉइन इज आल्सो विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। कॉइन कहाँ कहाँ पे मिंट होते हैं इंडिया के अंदर? ये मुंबई में होते हैं, देन अलीपुरे इन कोलकाता में होता है, हैदराबाद में 2 जगह होता है, सैफाबाद एंड चेरलापल्ली, एंड नोएडा में भी होते हैं। तो कॉइन्स आर मिंटेड कहाँ कहाँ है ये आपको याद होना चाहिए। मुंबई, अलीपुरे इन कोलकाता, सैफाबाद इन हैदराबाद, चेरलापल्ली इन हैदराबाद एंड नोएडा। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन बाकी तो हमने देख लिया कि 1000 रुपये का मैक्सिमम कॉइन इशू किया जा सकता है। आप मेरे को बताओगे नोट कितने का इशू किया जा सकता है मैक्सिमम?
78 क्वेश्चन, इफ न्यू करेंसी इज बीइंग इशूड देन हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड इट्स डिनोमिनेशन। तो इसका डिनोमिनेशन कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी नई करेंसी का डिनोमिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। अंडर द सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई डायरेक्टर। 79th क्वेश्चन, हु इज द फाइनल अथॉरिटी इन अप्रूविंग द डिजाइन, फॉर्म एंड मटेरियल ऑफ बैंक नोट्स। ये भी हमने कहा था कि फाइनल अथॉरिटी कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग डिजाइन, फॉर्म एंड बैंक नोट का जो मटेरियल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एज पर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 25 गिव्स दिस पावर। सेक्शन याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ने 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, यानी कि डिक्लेयर द एग्जिस्टिंग 500 and 100 rupees नोट दैट विल नॉट बी ए लीगल टेंडर। दिस वाज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ये किस एक्ट के अंदर किया गया था? ये किया गया था आरबीआई एक्ट 1934। ये पता होना चाहिए इसके अंदर किया गया था। पहली बार नहीं किया गया है, चौथी बार किया गया था, ये तीसरी या चौथी बार किया गया है डिनोमिनेट। तो आरबीआई एक्ट सेक्शन 26 के अंदर डिनोमिनेशन कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सो ये था हमारे क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।